गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रकृति है। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। आशा करता हूँ कि आज के मोटिवेशन व्यू को जो आप लोग अपने ऊपर लागू भी करेंगे और सुधार करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है कक्षा 9 विज्ञान के पहले चैप्टर का अंतिम लेक्चर है, जिसमें कि हम इसके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को करेंगे और उसके साथ साथ 2 टॉपिक और हैं जिसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन किताब में दिया हुआ है, तो इसको जानना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा हुआ था, तो पदार्थ की जो है 3 अवस्था थी, जिसमें हमने पढ़ा है ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। लेकिन पदार्थ ये तीनों जो है कक्षा 9 के सिलेबस में 3 ही दिए हुए हैं। लेकिन पदार्थ की 2 और अवस्था होती हैं, जिसमें चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं या केवल समझ भी सकते हैं। तो जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होगी वो हो जाएगी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को लिखने से पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो भी हमने वायुमंडल में सूर्य देखा और तारे देखे, चंद्रमा देखा, तो सूर्य और तारे जो होते हैं इनमें एक अलग जो है चमक होती है। ठीक है, मतलब कि उनमें चमक चंद्रमा के अपेक्षा कुछ ज़्यादा रहता है। आपको लगता होगा तारों में सर सूर्य के अपेक्षा कम रहता है। कारण ये है कि जो तारे होते हैं बहुत दूर होते हैं, मतलब सूर्य से भी दूर होते हैं, उसके बावजूद वो इतना तेज़ जो है चमकते हैं। तो इस हिसाब से इनमें जो चमक होती है वो सूर्य के बराबर ही होती है। तो ऐसा चमक क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है ये जो कण होते हैं वो प्लाज्मा के ही बने होते हैं। क्योंकि प्लाज्मा की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार जो प्लाज्मा कण होते हैं वो बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और बहुत ही उत्तेजित होते हैं, जिस कारण से वो जो है आयनीकृत होते हैं और ये गैस के रूप में होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे सूर्य हो या तारा हो, ये सभी जो है गैसों से मिलकर ही बने हुए हैं। तो गैस के बने हुए हैं ये सूर्य और तारा के जो कण होते हैं वो प्लाज्मा कण ही हैं। तो जो मैंने बताया है उसी अनुसार इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, अधिक उत्तेजित होते हैं। इस कारण इनके कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे सूर्य और तारों की जो ये गैस से बने हुए वो भी आयनीकृत होते हैं, तो इसलिए इनको कहा गया है कि इनके जो कण होते हैं वो आयनीकृत होते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे सूर्य और तारों का चमक। सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा कण के कारण ही होती है। ठीक है, बने तो वो और भी चीज़ों से, हीलियम गैस से बना हुआ है सूर्य, लेकिन जो इनमें चमक होती है वो प्लाज्मा के कणों के कारण होती है। तो ये हो गया पदार्थ की चौथी अवस्था। और अब उसके बाद जो पदार्थ की आखिरी अवस्था है 5वीं, वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
तो ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इसमें समझ लीजिए लगभग जो है पूरी एक सदी, मतलब कि 1900 से 2000, मतलब 100 साल पूरे लगे इसको जो है कंडीशन को जो है सेटिस्फाई, मतलब को प्राप्त करने में। और इसमें जो है बहुत से वैज्ञानिकों का जो है सहयोग हुआ था, जिसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में गणना की थी वो थे सत्येंद्र नाथ बोस। इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर परिभाषा लिखेंगे। तो जो इस सत्येंद्र नाथ बोस नाम के जो वैज्ञानिक थे, ये जो है भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1920 ईस्वी में अपनी गणना के आधार पर पदार्थ की जो है पांचवी अवस्था के बारे में गणना करके प्राप्त बताया था। खोजा नहीं था अभी तक, बस केवल बताया हुआ था। तो इन्होंने जो गणना किया था उसी के ऊपर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, भौतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है जिनको, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनकी गणना को देखा और इनकी गणना को जो है उन्होंने देखा सही है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी कर दिया। आइंस्टीन ने भविष्यवाणी कर दिया कि हाँ पदार्थ की ऐसी पांचवी अवस्था होती है। और उसके बाद ये जो नाम दिया है उन्होंने आइंस्टीन ने ही दिया है। इसका नाम में जो पहला अक्षर बोस है, क्योंकि सबसे पहले इसकी गणना सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, तो इसीलिए इस अवस्था के पहला नाम बोस और फिर इस पर भविष्यवाणी आइंस्टीन ने की थी, तो ये दूसरा नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की अवस्था मिलाकर इसका नाम पूरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रख दिया गया। तो इन्होंने केवल अभी तक इस पर भविष्यवाणी की थी, और ये घटना कब की थी, 1920 के लगभग। फिर उसके बाद 80 साल बाद सन 2001 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने, जो अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की जो भविष्यवाणी की हुई थी उस पर शोध किया। शोध करके इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करके दिखाया। ठीक है, तो उन्होंने कैसे इसको प्राप्त किया, उन्होंने किया क्या कि जो है वायु का जो घनत्व होता है, मतलब वायु का जो सामान्य वायु जो हमारे आसपास होती है उसके घनत्व का, जो वायु का घनत्व होता है उसके 1/100वें भाग, मतलब कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के द्वारा माने अगर वायु का घनत्व इतना होता है तो उसका 1/100वां भाग, इसको अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, उस छोटे से भाग को उन्होंने बहुत कम तापमान पर जब ठंडा किया तब उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोस का B, आइंस्टीन का E और कंडेंसेट का C, इसको शॉर्टकट में BEC स्टेज भी कहते हैं। तो अब हम इसका जो है परिभाषा लिख लेते हैं कि सामान्य वायु के घनत्व के कितने भाग के, 1,00,000वें भाग, 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व, 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली ठंडी गैस, समझे, 1,00,000 भाग वाली कम घनत्व वाली ठंडी गैस को क्या किया गया, बहुत कम तापमान, मतलब कि इसका टेम्परेचर बहुत ही कम लिया गया, बहुत कम तापमान, बहुत ही कम तापमान पर, कम तापमान वाली गैस, ठंडी नहीं, कम तापमान पर ठंडा किया या करने पर, ठंडा करने पर जो है क्या प्राप्त होता है, BEC अवस्था प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया था कि क्या किया गया, सामान्य वायु मतलब कि जो नॉर्मल वातावरण में जो हवा है उसके 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व को
कम घनत्व का गैस उसका लिया वायु के गैस का, और उसको कम तापमान पर ठंडा किया, तब जो है BEC अवस्था प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये दोनों जो टॉपिक था जो आपको जानना ज़रूरी था मैंने बता दिया है। अगर इसको आप जानना चाहते हैं नोट्स बना के लिख भी सकते हैं। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। मतलब कि ये जो तापमान दिया हुआ है 300 के और 573 के, तो के का मतलब होता है केल्विन। तो मैंने आपको बताया भी हुआ था कि जब हमें डिग्री से केल्विन में बदलना होता है तो हम डिग्री में क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो मान प्राप्त होता है वो केल्विन में होता है, लेकिन यहाँ केल्विन में दिया हुआ है, हमको सेल्सियस में बदलना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 273 घटाएंगे। तो पहले के ए में हम देख रहे हैं, तो यहाँ 300 में से हम 273 घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 27, जिसकी इकाई हो जाएगी सेल्सियस। तो 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो आ जाएगा 27 के। अब इसी तरीके से पहले का दूसरा जो कि दिया हुआ है 573 के, तो इसमें से भी हम जो है 273 घटा देंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, ये 73 घट के 0 हो गया और ये 3, मतलब कि 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से पहले का दोनों हमने बदल दिया। पहले का आ गया 27 डिग्री और दूसरे का आ गया 300 डिग्री। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में जैसा है कि दिया गया है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। मतलब कि अब हमें सेल्सियस से केल्विन बदलना है, तो केल्विन से सेल्सियस बदलने के लिए घटाते हैं और सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। तो इसके पहले में जैसा कि 25 दिया गया है, तो 25 में हम 273 को जोड़ देंगे और 273 को जब हम जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 25 में 273 जोड़ने पर 298 केल्विन। और इसी तरीके से जब दूसरे वाले को जोड़ेंगे बी वाले को, जो कि दिया हुआ है 373, तो 373 में भी हम 273 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा ये 6 और 7 दूनी 14 हासिल रहेगा 3 2 5 1 6 646 केल्विन। तो इस तरीके से पहला और दूसरा दोनों हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो कि दिया हुआ है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण बताना है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो ये नेफ्थलीन है, अगर इसको हम ऐसे रख दें तो ये बिना कुछ ठोस छोड़े डायरेक्ट जो है अदृश्य होके गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हमको बताना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ में एक प्रक्रिया होती है जिसको हमने पढ़ा हुआ था ऊर्ध्वपातन, जो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ था ऊर्ध्वपातन। लेकिन इसमें नेफ्थलीन के बारे में पूछा है, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं जो ये इस प्रकार का गुण दिखाता है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर लिख सकते हैं कि क्योंकि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्व क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। फिर इसलिए इसके बाद पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर वह यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। यह कारण के बाद ये क्वेश्चन लिख देंगे। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है, अगर आपने अपने शरीर के कपड़ों पे अगर इत्र लगाया हुआ है और अगर आप पंखे के सामने आते हैं तो पंखे की हवा जहाँ तक जाती है वहाँ तक बैठे हुए व्यक्तियों पे जो है इत्र की गंध उनके पास पहुँच जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये इत्र के कण होते हैं वो उस हवा में जो है मिल जाते हैं। तो यही इसका कारण होगा। इसको लिख लीजिए कि क्योंकि इत्र के कण हवा में मिल जाते हैं
इत्र के कण हवा में मिल जाते हैं, इसलिए फिर पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि आकर्षण किस प्रकार बढ़ता है इस बारे में हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि जो गैस पदार्थ होते हैं इनके कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं, फिर इनसे कुछ पास पास जो कण होता है वो द्रव का होता है, फिर सबसे ज़्यादा पास जिसका कण होता है वो ठोस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जब हम क्रम लगेंगे तो जल, चीनी, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गैस है तो इसके कणों का आकर्षण सबसे कम होगा। तो पहले आ जाएगा ऑक्सीजन जिसका कि कम होगा, तो एरो का चिन्ह बना देंगे लेस देन का। फिर उसके बाद द्रव, तो द्रव में है जल, और जल के बाद जिसका कम होगा वो है चीनी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का हमने क्रम लगा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि दिया हुआ है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, ये हमको लिख के बताना है। तो देखिए जो 5वें का जो पहला दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हिमांक होता है, मतलब कि द्रव जो है जमा हुआ रहता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें जो पदार्थ की अवस्था होगी वो हो जाएगी द्रव अवस्था। ठीक है, तो 5वें का ए हो जाएगा भौतिक अवस्था द्रव। फिर आते हैं बी वाले पे, तो बी वाले में जैसा कि दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने जैसे आपको बताया कि पदार्थ जो हिमांक मतलब कि जमने लगता है, तो जमने लगेगा तो ठोस हो जाएगा। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जमना प्रारंभ होता है, मतलब कि उस स्थिति के बाद से उसके बाद हम इसको और ठंडा करते जाएंगे तब ये बिल्कुल ठोस होगा। मतलब कि 0 डिग्री पे ठोस होना प्रारंभ होता है और द्रव की अवस्था में रहता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 अवस्थाएं हो जाएंगी, ठोस भी और द्रव भी। फिर तीसरे में दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अवस्था जो रहती है वो द्रव की रहती है, और 100 डिग्री पहुंचने पर द्रव वाष्प बनने लगता है, मतलब कि बनने लगता है, तो इसको हम लिख देंगे कि गैस। तो इस तरीके से ये तीनों अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि पुष्टि हेतु कारण दीजिए कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है ये हमको बताना है। तो देखिए जैसा कि जो कमरे का ताप होता है वो 0 डिग्री से अधिक और 100 डिग्री से कम होता है नॉर्मल। तो इसमें होता ये है कि जो बर्फ़ के कण होते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इनकी जो ऊर्जा रहती है वो कम रहती है। ठीक है, जल कमरे के ताप पर द्रव है, मतलब कहने का ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये जल जो है द्रव बर्फ रहता है तो उससे द्रव में आने के लिए हमें इसमें और ऊर्जा देनी पड़ती है, और उससे और अधिक मतलब गैस में आने के लिए और ऊर्जा देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ द्रव के बारे में दिया गया है, तो इसका कारण हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि द्रव के कणों की ऊर्जा क्या कहते हैं, बर्फ से अधिक तथा गैस से कम होती है। क्योंकि जो है कमरे के ताप पे जैसे ये बर्फ़ है, तो बर्फ़ में जब हम उष्मा देंगे तब ये जो है जल बनेगा। मतलब कि जल के कणों की जो ऊर्जा है बर्फ़ से अधिक है, इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं तब जल बन रहा है। और भाप बनाने के लिए जल में हमें उष्मा देना पड़ेगा तब ये जो है भाप बनेगा। तो मतलब कि जल के जो कणों की ऊर्जा है वो भाप से कम है, तो इसी कारण जो है जल कमरे के ताप पे जो है द्रव है। अब इसी के बाद 6वें के बी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोहे की अलमारी होती है
इसका जो क्वथनांक होता है मतलब ये जब उबलने लगेगा लोहा, और जो गलनांक मतलब कि गलने लगेगा, इन दोनों का टेम्परेचर जो रहता है, कमरे का जो टेम्परेचर रहता है उससे अधिक होता है। तो यही कारण है कि जब कि लोहे का जो क्वथनांक और गलनांक दोनों कमरे के ताप से अधिक होता है। तो इसको हम लिख देंगे क्योंकि लोहे का क्वथनांक और गलनांक दोनों ही कमरे के ताप से अधिक होते हैं, यही कारण है जिससे कि वो ठोस होता है लोहा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि दिया हुआ है कि 273 के केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है, क्यों? तो देखिए ऐसा होता क्यों, इसका कारण पहले समझ लेते हैं कि 273 केल्विन पे जब हम बर्फ़ को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ के कणों का अवस्था बदल के द्रव में होता है, किसके द्वारा? क्वथनांक के द्वारा। और इसी तापमान पे जब हम जल को ठंडा करते हैं तो जल के कण जो है बदलते हैं किसमें? वाष्प में, किसके द्वारा? वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। तो इन दोनों में पदार्थों की अवस्था जो है बदलता है, जिससे कि ऊर्जा की हानि होती है, और ऊर्जा की हानि होने के कारण जो है हमको शीतलता का प्रभाव होता है, जैसा कि मैंने आपको वाष्पीकरण में शीतलता के बारे में बताया भी हुआ था। तो इसका लिख लीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का कि 273 के पर बर्फ के कण ठंडा करने पर द्रव में क्वथन क्रिया द्वारा तथा जल के कण वाष्प में वाष्पीकरण क्रिया द्वारा अवस्था बदलते हैं, इस कारण ऊर्जा हानि से शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। अब 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो इसको पहले समझिए कि अगर यहाँ पे जल दिया हुआ है और जल से अगर हमें भाप बनाना है तो हमें जल को बहुत ही अधिक गर्म करना पड़ेगा, मतलब कि इसको हमें बहुत ही उष्मा देनी पड़ेगी तो ये जल बनेगा। तो जल में ये ऐड करने पर भाप के बराबर हो रहा है और भाप अकेले इन दोनों के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाप की ऊर्जा अधिक है और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसमें अधिक जो है जलन होगी। तो इसलिए भाप से जलने पे हमें क्या होगा कि अधिक जलन होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि भाप के कणों की ऊर्जा, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि भाप के कणों की ऊर्जा जल के कणों से अधिक होती है, इसलिए भाप में से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। अब 9वां क्वेश्चन जो है फिगर वाला है, मैंने आपको बता भी दिया था, दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। और इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पूरा क्वेश्चन के साथ। तो आशा करता हूं कि बताया गया सभी चीज़ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम अपने वीडियो में और अधिक सुधार कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।